नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जितने भी रीट अभ्यर्थी हैं उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं और सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। तो सारे कैंडिडेट तैयार हो जाओ। बाल विकास एवं शिक्षण विधियों को लेकर ये इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों, सारे के सारे एक सिंगल क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। इस क्लास के अंदर मैं आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एक सिंगल क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लास रहने वाली है, क्योंकि आपके पास मात्र 5 दिन शेष बचे हैं और इन 5 दिन में जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उतना पढ़ के जाइए, ठीक है। और पूरी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको भेज दी जाएगी। टेलीग्राम यदि ज्वाइन नहीं है तो आप एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के वहां मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही आपका प्रश्न आ गया, बाल विकास की किस अवस्था में देशभक्ति की भावना का विकास होता है? शेषावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? बताइए। तो दोस्तों, बाल विकास की किस अवस्था में देशभक्ति की भावना का विकास होता है? तो देशभक्ति धीरे धीरे बालक छोटा होता है, बड़ा होता जाता है, और जैसे ही वो किशोरावस्था में पहुंच जाता है, यानी विकल्प नंबर डी, किशोरावस्था किशोरावस्था में जब पहुंच जाता है तो बाल विकास के अनुसार ऐसा माना गया है कि किशोरावस्था जो होती है उसमें देशभक्ति व भावना का विकास हो जाता है बालक में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है? दूसरा आपका प्रश्न कहता है, अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? अब ये जो सीखने की प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाना है, तो इनमें से कौन सा कार्य आपको करना चाहिए? बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाना चाहिए, क्रिया करके सिखाना चाहिए, कक्ष का वातावरण शांत रखना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है? इंपोर्टेंट आपका प्रश्न, दूसरा प्रश्न, अधिगम को अधिगम और अधिक प्रभावशाली बनाना है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा काम आपको करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, प्रेरित भी करना चाहिए बच्चों को, बार बार अभ्यास भी कराना चाहिए, वातावरण भी ठीक रखना चाहिए। तो कुल मिला के इसमें सारे के सारे लागू होते हैं नियम। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ऑल वाले को लॉक कर दो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा आपका प्रश्न कहता है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? अब आपको इस बार मानसिक आयु पूछ ली। अब देखो, मैंने आईक्यू का एक फॉर्मूला बताया था, पहले देख लो क्या बताया था। ऊपर तो लिखते हैं मानसिक आयु, ठीक है, और करंट आयु यानी कि आपके जो एज है वो गुणा 100। इस सूत्र के द्वारा आप क्या निकालते हो? इस सूत्र के द्वारा आप निकालते हो आईक्यू लेवल। अब इस बार आपको ना बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो बुद्धि लब्धि तो आपको दे दी, लेकिन अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए भाई ये मानसिक आयु चाहिए। तो आप एक काम करेंगे, मानसिक आयु को तो यही रख लो और सीए को इधर गुणा कर दो भाई, बट्टे में तो गुणा में चला जाएगा। तो ये आपका आई क्यू, आई क्यू गुणा सी ए और बट्टे में हो जाएगा 100। वैल्यूज पुट कर दो, सब कुछ दिया हुआ है, आपको 75 दे रखा है, यानी अंक जो दिए हैं वो 75 हो गए। और सीए का मतलब क्या है? जो करंट आयु है बालक की वो, और बट्टे में 100, मतलब अब जो आयु है 16 वर्षीय बच्चा लिखा गया यहाँ पर। अब इसको हल कर लेना, 75 से ये कट जाएगा, 25 से ये कट जाएगा, 25 ये 75 और 25 चौक 100, 4 से ये कट जाएगा 4 बार, 4 3 12, यानी आपके पास 12 वर्ष आपके मानसिक आयु आ जाएगी। ये मानसिक आयु है उसकी 12 वर्ष, ठीक है ना। चलिए, मानसिक आयु का मान आ गया 12 वर्ष। ऐसे ही आपको निकालना है, काफी बार बताया हुआ है, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा? बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न आपका कहता है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता व संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ आपको पूछा गया दोस्तों, और व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक और योग्यता और संवेगात्मक दशा में एक जैसे नहीं होते हैं। तो विकल्प नंबर बी में ये बात लिखी गई है आपके, और बी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। तो विकल्प नंबर बी को ताला लगाओ। अगला आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है? यानी कि साइकोलॉजी को जो मानव का व्यवहार और संबंधों का अध्ययन बताया है, ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया दोस्तों? पहला विकल्प है बोरिंग, फिर क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ और गिलफोर्ड लिखा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वॉटसन ने क्या बताया था? वॉटसन ने बताया था कि ये व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का। और पहले इसको आत्मा का विज्ञान माना जाता था, और अब वर्तमान में इसे व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। लेकिन व्यवहार व संबंधों का अध्ययन किसने बताया? ये बताया था आपके क्रो एंड क्रो ने। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान जो होता है वो व्यवहार और संबंधों का क्या होता है? अध्ययन होता है। चलिए अगला आपका प्रश्न, छठा प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार यानी 2009 हाँ के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? यानी आपको पूछा गया जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है बालकों का अधिकार,
जो बालकों का अधिकार है, यानी उसमें भी आपने पढ़ा होगा आरटी अलग होता है जिसमें 1 से 8 तक के बच्चे मतलब क्या करते हैं, फ्री में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं, है ना? और इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों इसमें आपके लिखा गया है कि 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में बिल्कुल इसमें तो लगाते हैं, आपदा राहत कार्य ये भी होता है, चुनाव संबंधी कार्य भी होता है, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में इनको नहीं लगाया जा सकता है इस पॉलिसी के अनुसार। तो विकल्प नंबर आपका डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण का कार्य होता है। एक प्रकार की कला होती है, कला और विज्ञान दोनों होते हैं, एक प्रकार का विज्ञान होता है या फिर सामान्य कार्य होता है। सातवां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, तो शिक्षण अधिगम का क्या मतलब होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखने में शिक्षण कार्य कला विज्ञान दोनों का ही काम होता है। तो विकल्प नंबर इसमें कला और विज्ञान दोनों हो जाएगा, बी को आप लॉक कर दीजिए, बी विकल्प इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के पठार का कारण है? यानी सीखने के अधिगम के पठार का कारण कौन सा है? मानसिक कमजोरी, कार्य की जटिलता, थकान या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जिनसे सीखने में जटिलता जटिलता पैदा होती है, पठार का कारण बन जाता है ये सीखना का। तो उपयुक्त सभी आपका यानी विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना? इनसे बालक है वो कमजोर पड़ जाता है और मंद बुद्धि की श्रेणी में आने लगता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में सत्य है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता में आंकी जाती है या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में सत्य है आपसे ये पूछा गया दोस्तों। तो बुद्धि का मतलब क्या होता है भाई? व्यक्ति कोई भी अपने वातावरण में रहकर जो सीखता है, क्षमता और जो विवेकशील चिंतन करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग करता है वही तो बुद्धि है। और बुद्धि क्या है बताओ? बुद्धि एक मानसिक क्षमता ही होती है। तो दोस्तों यहाँ उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि मानसिक क्षमता भी है, अनुकूलन स्थापित करने में भी सहायक है और गुणवत्ता में भी आंकी जाती है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपका 10वां प्रश्न क्या कहता है? देखो इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों को व्यक्ति और सामाजिक स्वास्थ्य को विकसित करना, संगीत नृत्य नाटक छात्रों के आत्मबोध उनके ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपके एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य, ये सारे उद्देश्य रखे गए हैं। तो यहाँ पर भी आपका विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो लेवल से क्लास चल रही है और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपको। अगला आपका प्रश्न, आकर्षक व्यक्तित्व है, अनुशासित, उच्च जिज्ञासा बालक की विशेषताएं हैं, पिछड़ा बालक होता है या प्रतिभाशाली बालक होता है, मंदबुद्धि बालक होता है, उपयुक्त सभी। आकर्षक व्यक्तित्व है, अनुशासित और उच्च जिज्ञासा, बताओ कौन से बालक में होगी? ये तो आराम से बता दोगे आप, ये सारी की सारी प्रतिभाशाली जो बालक होता है ना उसकी विशेषताएं होती है। तो दोस्तों विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसका आईक्यू लेवल भी 130 प्लस होता है, लगभग 140 के आसपास। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया, ये कथन किसका है भाई? जो नया ज्ञान है और नई प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? थांडाई का है, वुडवर्थ का है, गेने का है या फिर हल का है? किसका है? फटाफट जवाब दो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर? तो दोस्तों विकल्प नंबर आपका 12वां प्रश्न है जिसमें आपका वुडवर्थ राइट हो जाएगा, वुडवर्थ का है ये, ठीक है ना? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया की अधिगम प्रक्रिया मतलब सीखने की प्रक्रिया बताई वो वुडवर्थ ने बताई थी। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 13वें प्रश्न में, और 13वां आपका प्रश्न कहता है किसके अनुसार इदम अहम पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? बांडुरा ने ऐसा बताया था, युंग ने बताया था, एडलर ने बताया था, फ्रायड ने बताया था। काफी बार कई क्लासों में मैं आपको ये बता चुका हूं दोस्तों। ये जो आपके एकदम अहम पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक है, ऐसा बताया था फ्रायड ने। किसने बताया था? फ्रायड ने। तो विकल्प नंबर डी को लॉक कर दो। इसमें इन्होंने एकदम अहम, अहम मतलब ईगो, पराहम मतलब सुपर ईगो, ठीक है, और इदम का मतलब इड होता है, सीधा सा है। ये तत्व अचेतन के रूप, ऊर्जा के रूप में होते हैं, ऐसा इन्होंने फ्रायड ने बताया था। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक किसको माना जाता है? जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है उसका जनक किसको माना जाता है? मैक्स ग्रेथ को माना जाता है, स्टीफन एम कोरे को माना जाता है, कुक को माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, इसको आप स्टार भी लगा सकते हैं। पूरा आपका ये मॉडल पेपर आपका चल रहा है, मैक्स ग्रेथ, स्टीफन एम कोरे, कुक, या फिर इनमें से कोई नहीं। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक किसको माना जाता है ये आपसे पूछा गया, जरा ध्यान से पढ़ें, ठीक है? तो स्टीफन एम कोरे जो है ना, स्टीफन एम कोरे, इन्हीं को शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है। दोस्तों विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और मैराथन जब क्लास लगाई थी तो उसमें भी ये प्रश्न बताया था मैंने आपको। शेषावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, ये कथन किसने कहा? विशेषावस्था को तीव्र विकास की अवस्था किसने बताया था, ये आपको पूछा गया है। तो जिन्होंने व्यवहारवाद दिए है ना,
व्यवहारवाद के जो जनक हैं वही व्यक्ति थे जिन्होंने शेषावस्था तीव्र विकास की अवस्था बताई थी। इसमें फ्रायड लिखा है, क्रो एंड क्रो लिखा है, वैलेंटाइन लिखा है, वॉटसन लिखा है, तो वॉटसन आपका राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो, बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर आपका है। इन्होंने बताया शेषावस्था में बालक का शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। अगला आपका प्रश्न और प्रश्न संख्या 16 आपका कहता है आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। आशुबेल के अनुसार आपको बताना है। और आशुबेल 16वें प्रश्न जिसमें लिखा गया आशुबेल पूरा नाम था डेविड आशुबेल। डेविड आशुबेल जो कि कहां के थे, अमेरिका के एक मनोविज्ञानी थे। अमेरिका के एक मनोविज्ञानी थे। इन्होंने सीखने का वर्णन किया था और इनके अनुसार अन्वेषण खोजपूर्ण तरीके से सीखना होता है भाई, है ना, मतलब खोज करके सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया इन्होंने। तो विकल्प नंबर आपका खोजपूर्ण सीखना यहाँ पे लिखा भी गया है सी के अंदर, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। 17वां आपका प्रश्न तर्क पर, व्यवहार पर, अभिप्रेरणा या फिर चिंतन, कौन सा विकल्प आपका राइट होगा। 17वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार ये किस पर देता है बल, अनुकूलन पर देता है। ये अनुकूलन पर बल देता है दोस्तों है। और साधारणतः समय के साथ परिवर्तन नहीं होते हैं, जो भी गुण और विशेषताएं होती है वो है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है जिस परिवार में रहता है वहां का वातावरण, आर्थिक स्थिति, पालन पोषण है प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर पड़ेगा भाई, पड़ेगा ही, जरूरी है। ठीक है, तो इसमें विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा 17वें का, बिल्कुल अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, एक अनुक्रिया का सिद्धांत होता है। ठीक है, और इसमें आपके विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। व्यवहार किस पर बल देता है, व्यवहार पर बल देता है। विकल्प नंबर बी को ताला लगाओ। अगला आपका प्रश्न है व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ है, जीवन के साथ है, प्रकृति के साथ है या उपयुक्त सभी के साथ है। 18वां प्रश्न, तो दोस्तों पर्यावरण के साथ भी समायोजन होता है व्यक्तित्व का, जीवन के साथ भी है, प्रकृति के साथ भी है, तो आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था। ड्रेवर ने किया था, मैकडुगल ने किया था, थार्नडाइक ने किया था या फिर वुडवर्थ ने किया था। 19वां प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आपका, तो नाम आता है मैकडुगल का। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला आपका प्रश्न कहता है उपचारात्मक शिक्षण द्वारा बताइए अध्यापकों की कमियों का उपचार किया जाता है, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने पर शिक्षण करते हैं, या कुछ कह नहीं सकते। 20वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो मेरा बताया हुआ आपको उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण होता है ना। उपचारात्मक निदानात्मक एक प्रकार से, और उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण है या अनुदेशात्मक कार्य होता है जिसमें विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विशेष प्रकरण या उससे संबंधित समस्या की कठिनाइयों को दूर किया जाता है इसमें। तो दोस्तों विकल्प नंबर कौन सा आपका राइट होगा, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उससे दूर कर शिक्षण करवाया जाता है, वही आपका उपचारात्मक शिक्षण द्वारा होता है। विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाता है यहाँ पर। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 21 के अंदर, और 21वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। देखिए ध्यान से देखेंगे 21वें प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। आपको पूछा गया कि इसमें कौन सी विशेषता ऐसी है जो आपके अच्छे शिक्षण की नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा शिक्षण तो कई विशेषताएं होती है, क्रिया पर आधारित होता है, लोकतांत्रिक होता है, उद्देश्य युक्त होता है, सुव्यवस्थित होता है, मूल्य आधारित होता है। इसमें विशेषता है कौन सी नहीं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों अच्छा शिक्षण क्रिया पर आधारित होता है, सही बात है, लोकतांत्रिक भी होता है। अच्छे शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, ये गलत बात लिख दी, मूल्य आधारित बिल्कुल होता है। इसी का मूल्य नहीं होगा तो फिर किसका मूल्य होगा। विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाता है यहाँ पर। अगला आपका प्रश्न एक बार फिर इंपॉर्टेंट, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। अब जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने उनके अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास है उसकी अंतिम अवस्था बतानी आपको। संवेदिक पेशीय अवस्था, अमूर्त क्रिया संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों विकल्प नंबर 22वें प्रश्न का आपके यहाँ पर बी राइट हो जाता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न कहता है 23वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। व्यक्तित्व को करते हैं, बुद्धि को करते हैं, उपलब्धि को करते हैं या फिर रचनात्मकता को करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई है। तो दोस्तों उपलब्धि जो परीक्षण होता है, सुनिए मेरी बात ध्यान से, किसी विशेष कार्यक्रम, कोई भी विशेष कार्यक्रम होता है या कोई विशेष प्रशिक्षण होता है, बिल्कुल प्रशिक्षण भी इसी में आता है। विशेष प्रशिक्षण होता है या विशेष कार्य होता है, उसमें छात्रों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, दक्षता हो गई, उनके मापन के लिए परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसी विशेष कार्यक्रम और प्रशिक्षण में आपके किस प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाए, तो उपलब्धि आपका राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। ठीक है, अगला आपका 24वां प्रश्न है कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। अच्छा मूल्यांकन जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों अच्छे मूल्यांकन में वैधता देखने को मिलती है आपको। पहली बात तो वैधता हो जाती है, दूसरी आपकी विश्वसनीयता हो जाती है,
विश्वसनीयता, ठीक है। और तीसरा आपके कौन सा आ जाता है इसमें, वस्तुनिष्ठता आ जाती है, वस्तुनिष्ठता, ठीक है। और एक आपके लास्ट में आता है नंबर 4, व्यापकता। क्या आता है, व्यापकता आता है। तो ये सारी चीजें आती है। तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता एक ही नंबर में लिखी गई है पहले ही, तो आप कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। विकल्प नंबर ए को ही आप लॉक कर दीजिए। अगला आपका प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणा वर्णित होती है, जो अभिप्रेरणा है वो वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। 25वां प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विकल्प नंबर आपका भावात्मक जागृति, यानी विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। वेरी वेरी अच्छा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण बताओ। जो मध्यावधि परीक्षा होती है ना, उसका आपको एक उदाहरण बताना है, फटाफट से बता दो मध्यावधि है। तो इसमें दोस्तों एक तो आपके देखो रचनात्मक, संरचनात्मक, एक निर्माणात्मक है, एक रूपात्मक है, ये मूल्यांकन आते हैं। ये मूल्यांकन शिक्षण काल में होता है और इससे पता लगता है कि विद्यार्थी कितना पानी में और कितना बाहर है। तो मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण कौन सा आपको तो वो बताना है। तो दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, या योगात्मक मूल्यांकन का, या नैदानिक मूल्यांकन का। तो दोस्तों इसमें योगात्मक मूल्यांकन आता है, ठीक है, जिसे परीक्षण किया जाता है हर एक छात्र का। विकल्प नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न 27वां, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। मेरी फील्ड ने किया था, टोरेंस ने किया था, कोल एवं ब्रूस ने किया था, या फिर केंट ने किया था। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हूबहू आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण किया था, 27वां आपका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा सभी सृजनात्मक चिंतन योग्यताओं को समुचित रूप से उपयोग किया जाता है दोस्तों। और इसमें नाम किसका आता है, बिल्कुल आपके टोरेंस का नाम आता है। काफी बार बताया भी है मैंने आपको, टोरेंस टोरेंस थे जिन्होंने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। विकल्प नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाता है। 28वां प्रश्न देखेंगे, और 28वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा की अवधारणा के तहत कितने वर्ष की स्नातक डिग्री का प्रावधान है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, या 5 वर्ष। ये तो आप सबको पता होगा, आराम से बता दोगे आप। इसमें आपके 4 वर्ष रखा गया है। जैसे भाई बीएससी बीएड, बीए बीएड है ना, वो भी अब 4 का है, आपको पता होगा है। और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया और इसमें प्रावधान किया गया कि स्नातक डिग्री के लिए पाठ्यक्रम जो है वो कितने वर्ष का रख दिया गया, 4 वर्ष के लिए रख दिया गया दोस्तों, ठीक है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भी ये रखा गया है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है, और प्रश्न संख्या कौन सा है आपका, 29वां, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में कक्षा 12 की बालिकाओं को कितनी राशि दी जाती है। तो ये तो सबको पता होगा आपको। इसमें लगभग बालिकाओं को कितनी राशि दी जाती है, लगभग 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जो बालिकाएं होती है उनको 1 लाख रुपए और एक स्कूटी देने के लिए रखी गई है, तो स्कूटी दी जाती है इनको। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। और 30वां आपका अंतिम प्रश्न है, मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना में बालिकाओं को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है, किस प्रकार की सहायता दी जाती है भाई। ये जो आपके मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना है, इसमें बालिकाओं को किस प्रकार की सहायता दी जाती है, आपको पूछा गया है दोस्तों। शैक्षिक सहायता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, रोजगार सहायता, या स्वास्थ्य सहायता। तो कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, इसमें आपकी आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। और ये भी बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।